मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मिस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं ड्रीमलैंड इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप तमाम पेरेंट्स को आज के मेंटोरिंग सेशन में वेलकम कहती हूँ। और रियल में आप सब माओं के लिए जो है वो दिल से खुश हूँ। रियल में आप अपने बच्चों की लाइफ में सही माँ होने का हक़ अदा कर रही हैं, क्योंकि जिस माँ को अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से पता होती हैं और उसे पता है कि उसके बच्चे की लाइफ में उसका क्या रोल है, वो अपनी ड्यूटी को इतने अच्छे तरीके से सर अंजाम देती है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप सब लोग अपने लिए क्लैपिंग करें। शायर ने क्या खूब कहा है कि शर्त लगी थी दुनिया को एक लफ्ज़ में लिखने की, शर्त लगी थी दुनिया को एक लफ्ज़ में लिखने की, लोग किताबें ढूंढते रह गए और मैंने माँ लिख दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। आज का हमारा ये सेशन इस बात का मुंह बोलता सबूत है, क्योंकि आप मदर्स का अपने बच्चों की लाइफ में क्या रोल है, एक बच्चे को बनाने और बिगाड़ने में एक माँ क्या किरदार अदा कर सकती है, इसका अंदाज़ा इंशाल्लाह हम अपनी जो है वो डिटेल ब्रीफिंग में आपसे शेयर करेंगे। आप लोग नो डाउट इससे पहले भी इससे वाकिफ़ हैं, जानते हैं अच्छे तरीके से। तो आप सबको बुलाने का पर्पज़, आपके साथ वालिदैन को यानी दोनों को क्यों नहीं बुलाया गया या बाप को क्यों नहीं बुलाया गया, उसके पीछे बेसिक वजह यह है कि बाप का जो एक बेहतरीन फ़र्ज़ है जो वो उसे अदा करना चाहिए अपने बच्चों की लाइफ में, वो है रिज़्क़ हलाल कमाए, अपनी औलाद के लिए रिज़्क़ हलाल कमाना। एक फ़ादर की सबसे बड़ी ड्यूटी यही है। और नो डाउट आप सब इस बात से अच्छे से वाकिफ़ हैं, जानते भी हैं कि आप सब के हस्बैंड्स जो हैं वो इस ड्यूटी को बहुत अच्छे से फुलफ़िल कर रहे हैं। अब औलाद की अच्छी तरबियत, उसके फ्यूचर को सेट करना, उसने आगे ज़िंदगी में किस मुकाम पे खड़े होना है, ये एक माँ ही जानती है और एक माँ ने ही तय करना होता है। यही वजह है कि हमने आज के सेशन में आप मदर्स को ज़हमत दी कि आप आएँ, हम आपके साथ बैठ के थोड़ी गपशप करें। उम्मीद है कुछ चीज़ें जो पहले से आप जानते हैं उसमें ज़रूर आज कुछ ना कुछ नया हम आपसे शेयर करेंगे। वो कहते हैं ना कि इंसान की ज़िंदगी बदलने के लिए एक लम्हा काफ़ी होता है, उसके लिए सदियाँ साल नहीं दरकार होते, एक लम्हा चाहिए होता है जब कोई बात हमारे दिल पे असर कर जाती है और हम अपनी ज़िंदगी का ट्रेंड चेंज कर लेते हैं। और वो ट्रेंड जब हम चेंज करते हैं तो वो हमारी लाइफ में किस तरीके से पॉजिटिव चेंजिंग्स लेके आता है, वो उसका अंदाज़ा शायद हमें इस वक्त नहीं हो सकता। फ्यूचर में जाके उन चीज़ों का हमें पता चलता है। तो हम अपने सेशन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला कि आप मदर्स को बुलाया गया, रिस्पेक्टेड मदर्स को हमने यहाँ दावत दी, उसके पीछे का पर्पज़ मैंने आपसे शेयर किया। थोड़ी उसकी मज़ीद वजाहत चाहूँगी। बच्चे के एहसासात शायर ने बड़े अच्छे से कलमबंद किए हैं। कहता है कि पूछता है जब कोई कि दुनिया में मोहब्बत है कहाँ, पूछता है जब कोई कि दुनिया में मोहब्बत है कहाँ, मुस्कुरा देता हूँ मैं और मुझे याद आ जाती है माँ। ये एक बच्चे के एहसासात हैं जो शायर ने कलमबंद किए हैं। बच्चे को बाप याद नहीं आता, जब भी उसे मुश्किल पेश आती है, जब भी वो खुश होता है, जब भी वो ज़िंदगी में कुछ अचीव करता है, कोई उससे उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए पूछता है तो उसे सिर्फ सबसे पहले माँ याद आती है। वो बच्चा जिसकी लाइफ में एक एक मिनट, एक एक सेकंड में एक माँ का रोल है। तो हमें देखना है कि बीइंग अ मदर हम अपनी ड्यूटी उस लेवल पे फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, ये कोविड-19 ने किस तरीके से डिस्टर्ब करके रख दिया पूरा जो निज़ाम है। इस वक्त दरहम बरहम है, वो ख्वाह घर है, माशियत है, यहाँ के स्कूल स्टडी है, हर एक चीज़ को इफ़ेक्ट किया उसने। ऐसे में जैसे मिस ने पहले शेयर किया कि अल्हम्दुलिल्लाह ड्रीमलैंड इंटरनेशनल स्कूल ने अपनी ड्यूटी को बड़े अच्छे से फुलफ़िल किया, बहुत सारी एफ़र्ट्स की। अब उन एफ़र्ट्स को कितना आप लोग उसको अप्रोच कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो तो नो डाउट स्कूल वाले बेहतर जानते होंगे। अब हम आज के दिन के हवाला से आप लोगों को बुलवाया, उसके पीछे का बड़ा पर्पज़ ये है कि जब आप माओं को समझ आएगा कि हमें क्या करना चाहिए, तो इंशाल्लाह हमारी नस्ल को ख़ुद ब खुद समझ आएगा कि हमें इस वक्त किस तरीके का एटीट्यूड हमारा होना चाहिए, हमारी प्रायोरिटी किन चीज़ों पे होनी चाहिए, ये हम माओं ने तय करना है। हमारे पास वसाइल कम हैं, लेकिन उन कम वसाइल के अंदर भी
हमारी प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए, तरजीहात हमने सेट करनी है, कमाने वाले ने नहीं। मैंने पहले ही बोला कि उनका एक ही काम है, वो रिज़्क़ हलाल कमाएं और घर ला के दें। थोड़ा है तो थोड़े में हम माओ ने उसको बैलेंस करना है, अपनी तरजीहात सेट करनी है। और तरजीहात हम तभी सेट कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि हमारी नस्ल की जो लाइफ है उसमें हमारा क्या रोल है। जब हमें उसकी अच्छे से समझ आ जाएगी तो फिर हमारी तरजीहात ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आज का हमारा जो बेसिक सेशन, तरबियत औलाद में माँ का किरदार। सबसे पहले मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि बेसिकली तरबियत किस चीज़ का नाम है, तरबियत क्या है। तरबियत के अगर मैं लघवी मायने लूँ तो किसी चीज़ पालना। इंसान भी बच्चे पालता है, जानवर भी बच्चे पालते हैं। वो बेज़ुबान जैसे कुछ समझ नहीं है, बच्चे तो वो भी पाल देता है। ऐसा है कि नहीं, इत्तफाक करते हैं आप लोग इस चीज़ से कि अगर इसके हम लुगत में मायने देखें तो इसका एक ही पर्पज़ है, बच्चों को पालना। तो वो बेज़ुबान जानवर भी बच्चे पालता है। हम इंसान को अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, हमें अक्ल और शऊर दिया है। उसकी बिना पे हमने अपनी तरजीहात सेट करनी है। क्या हमारा मकसद सिर्फ़ इन बच्चों को पालना ही है, या हम माएँ अगर अपने जो है वो अंदर झांकें तो हमें इसका जवाब खुद मिलेगा। हम आजकल क्या कर रहे हैं, क्या हम बच्चे पाल रहे हैं या बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। मैंने टॉपिक स्टार्ट पे बोला कि हम माओं का बच्चों की तरबियत में क्या किरदार है। जब हम अपने अंदर झांकेंगे तो हमें इसका जवाब मिलेगा कि आज के दौर में माएँ बच्चे पाल रही हैं या के बच्चों की तरबियत कर रही हैं। हमारा माजी बहुत रोशन है। पीछे तारीख़ पे नज़र डालें तो हम जैसी माओं ने तारीख़ को बड़े बड़े उल्मा दिए हैं। वो उल्मा खुद ब खुद आलम नहीं बने, वो खुद ब खुद मुफस्सर नहीं बने, वो खुद ब खुद तारीख़दान नहीं बने। उनको देने के पीछे एक माँ का हाथ था। लेकिन फ़र्क क्या था कि हम आज की माएँ बच्चे पाल रही हैं और उन माओं ने बच्चे पाले नहीं, बच्चों की तरबियत की थी। फ़र्क सिर्फ इतना है। तो आज मैंने लुगत का मायने दिया, हमने लुगत का मायने पकड़ा हुआ है। इस्लाह का मायने जो इस्लाही, इस तरबियत का जो इस पर्पज़ है, बेसिकली इस्लाह इसको यूँ कुछ डिफ़ाइन करती है कि इंसान की खुफिया और पोशीदा सलाहियतों को उजागर करना। तरबियत का मफ़हूम ये नहीं है कि बच्चे पैदा किए और पाल दिए। तरबियत का एक्चुअल मफ़हूम ये है कि हमने जो बच्चे पैदा किए हैं, अल्लाह पाक ने हर इंसान को जो है वो बेशुमार सलाहियतें दी हैं। बेशुमार सलाहियतें डिपेंड करता है कुछ हम माओं पे और कुछ असातिज़ा पे कि वो बच्चे के अंदर की छुपी उन सलाहियतों को उजागर कर दें। जब वो बच्चे को उसके अंदर की छुपी सलाहियतें दिखा देंगे तो फिर तारीख़ को वापस कायदे आज़म मिलेगा, वापस इकबाल यहाँ आएगा और वापस से सैयद अहमद ख़ान जैसे लोग जो हैं वो दुनिया में तारीख़ रकम करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना है, हमें माएँ बनना है। वो माएँ जो बच्चे पालती नहीं हैं, जो बच्चों की तरबियत करती हैं। होप्स हो कि आप लोगों को तरबियत की डेफिनेशन अच्छे से समझ आई होगी। मैं बार बार अगर ये बात आप लोगों से शेयर कर रही हूँ तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं आप पे तनकीद करना चाह रही हूँ कि आप माएँ बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर रही। हर माँ की कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट दूँ, लेकिन एक्चुअल में बेस्ट है क्या। आज हमारा जो बेसिक पर्पज़ है उस पे रोशनी डालना है कि एक्चुअल में बेस्ट आपके बच्चे के लिए है क्या। तो वो नो डाउट जो माँ जो पहले से कर रही है उसकी जो प्रैक्टिस है वो जानती है। अब वो अपनी प्रैक्टिस को मेरी सारी ब्रीफिंग के साथ अटैच करके देखेगी कि क्या जो एक्चुअल मेरे बच्चे की नीड है मैं उसको फुलफ़िल पहले से कर रही हूँ, तो वेल एंड गुड। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इन फ्यूचर आपका प्राउड बनेगा वही बच्चा, इसी सोसाइटी में आपका नाम रोशन करेगा। लेकिन अगर एक्चुअल में पहले हमारी प्रैक्टिस में वो चीज़ें शामिल नहीं हैं तो फिर क्या होगा। फिर कल जैसे और बहुत सारे लोग जिनको आज हम परेशान हाल देखते हैं, सड़कों पे जो है मज़दूरियाँ करते देखते हैं, तो खुदा न खास्ता कहीं हमारी गफलत कल हमारे बच्चे को भी उसी मुकाम पे लेके खड़ा ना कर दे। क्योंकि ये जो इस तरीके के लोग हैं ना, उनके पीछे उनकी माओं का प्यार होता है, जिनके मुकद्दर ये बनते हैं कि वो ठोकरें खा रहे होते हैं, मज़दूरियाँ कर रहे होते हैं, धूप में जल रहे होते हैं। जिन माओं ने बच्चों का बचपन ठीक तरीके से जो है वो उनकी परवरिश की होती है, इसकी इस्लाह को समझे होते हैं, वो बच्चे
अपना मकाम खुद बना लेते हैं सोसाइटी में। सोसाइटी मजबूर होती है उन्हें इज़्ज़त देने के लिए, उन्हें मकाम देने के लिए। ठीक है जी। तो तरबियत का मफ़हूम उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा और आप इसको देखेंगे कि हमें ना सिर्फ अपने बच्चों को पालना है, हमें उनको पस्ती से निकाल के बुलंदी और तकमील की राह पे लेके जाना है और उन्हें एक ऐसा साफ़ सुथरा माहौल देना है कि जिसको वो डिज़र्व करते हैं, जिस जगह पे हम उन्हें कल देखना चाहते हैं, आज हम उसे वहीं पे खड़ा करेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे कि तरबियत का हमें पता चला कि वो उसकी इस्लाह है, उसकी खुफिया सलाहियतों को उजागर करना है। हर काम का कोई ना कोई मकसद होता है, बग़ैर मकसद के कभी कोई काम नहीं करते। दुनिया है ना, बग़ैर लालच के नहीं चलती। अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाजिल किया, उसमें इंसान के लिए बेबहा लालच रखे हैं, ये करोगे तो ये दूंगा, ये करोगे तो ये दूंगा, जज़ा और सज़ा दोनों, डराया भी और इनामात का लालच भी दिया। सेम इसी तरीके से जब तक हमें नहीं पता कि इस अच्छी तरबियत का मकसद क्या है तो शायद हमारा रुझान उस तरफ जा नहीं पाएगा। तो तरबियत के पीछे जो बेसिक मकसद होता है हमारा, हम माओं का, हम समझते हैं कि हमें अपने बच्चे को एक सालिया इंसान बनाना है, एक अच्छा इंसान बनाना है। हमारी जो माओं की थिंकिंग है ना वो थोड़ी, वो जैसे मैं कह रहा हूँ कि महदूद हो गई है, महदूद हो गई। हम सोचते हैं हमें मेरे बच्चे को ज़माने में मकाम दिलवाना है। हम ये नहीं सोचते कि इस बच्चे ने इस सोसाइटी को, इस मुल्क को, इस जो मेरा मज़हब है, मेरा कल्चर है, इस बच्चे के थ्रू मैंने पूरी दुनिया को दिखाना है। हमारी तरबियत लिमिटेड हो गई है हमारे घर की चार दीवारी के अंदर। मेरे बच्चे की प्रैक्टिकल लाइफ, कामयाब लाइफ, मेरा बच्चा जो है वो कोई 40-50 हज़ार की उसको जॉब मिल जाए, अच्छे वसाइल हों उसके पास, वो सुबह जाए शाम को घर आए, अपने बच्चों में बैठे, अच्छा खाए, अच्छा पहने। हमारी तरबियत का ये आंसर रह गया। या यूँ समझ लें, हम समझते हैं कि इसका मकसद ये है। अगर हम माएँ ये सोच लें कि नहीं, मेरे इस बच्चे ने इस मुल्क को पूरी दुनिया में फिर से एक मुकाम देना है, वो मुकाम जो हमारी ही कुताहियों की वजह से कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। दीगर कंट्रीज़ में अगर पाकिस्तान का नेम जो है वो कहीं उतार चढ़ाव का शिकार हो रहा है तो उसकी बेसिक रीज़न हम माएँ, क्योंकि हमने अपने बच्चों की तरबियत के पीछे मकसद क्या जोड़ा है कि बेटा पैसा कमाना है, ज़िंदगी को आसाइशों में डालना है। उसे कभी नहीं सिखाया कि बेटा अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करके तूने इस मुल्क को दोबारा से इसकी तारीख रकम करनी है, दोबारा से तूने कायद बनना है, इकबाल बनना है। हमारी तारीख में नामवर कितने लोग गुजरे हैं, हम में से कौन कितने लोगों को जानते हैं, कितने लोगों की किस्से कहानियाँ हम अपने बच्चों को सुनाते हैं। बेसिक रीज़न कि हमारी तरबियत का जो मकसद है वो महदूद हो गया। हमें हमारी तरबियत के मकसद को महदूद नहीं करना, उसे लामहदूद रखना है। उसे हमेशा एक बड़ी सोच देनी है, एक बड़ी फ़िक्र देनी है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ माँ दे सकती है। कोई उस्ताद नहीं दे सकता, कोई दूसरा बंदा नहीं दे सकता। ये बात इंशाल्लाह अभी हम अपनी प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगी कि क्यों ये सोच माँ ही दे सकती है। ये मैंने अभी तरबियत का मकसद था। तरबियत की ज़रूरत और अहमियत जब हमें पता होगी तो हम इस पर ज़रूर फोकस करेंगे। जब इंसान एक एज आती है जहाँ बच्चे को गलत सही का फ़र्क नहीं पता होता, छोटा है बच्चा, मासूम है, उसे नहीं पता ये सही है, उसे नहीं पता ये गलत है। ये हम जानते हैं ये मेरे बच्चे के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, ये मेरे बच्चे के लिए गलत चीज़ है। अगर हम उसकी तरबियत नहीं करेंगे तो वो उस चीज़ों के फ़र्क को कभी समझ नहीं पाएगा। कि समझ पाएगा? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक एज वो है जहाँ उसे समझ नहीं है कि ये चीज़ें गलत हैं या सही हैं। एक एज वो भी आती है जहाँ बच्चे को सही गलत का पता होता है लेकिन फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सबसे ख़तरनाक स्टेज है जिस स्टेज पे आज आपके बच्चे हैं। पहली स्टेज मैंने बोली वो है जहाँ उसे गलत सही की तमीज़ ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है ये चीज़ गलत है, ये ठीक है। वो उसका बचपन है, हम माएँ उसके साथ होती हैं, हम उसे बताती हैं ये गलत है, ये सही है। बट एक स्टेज वो आती है जहाँ वो इंडिपेंडेंट होता है, बाशऊर होता है, गलत सही का उसे पता होता है। लेकिन ये तबीयत वो एज का वो फेज़ है जहाँ पे गलत और सही में फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है।
क्योंकि उसके जज्बात, उसके एहसासात, दुनिया की जो रंगीनियाँ हैं वो उसे उस फ़र्क को समझने में तावन नहीं कर पा रही होती। ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके अंदर नेगेटिव सोच को अप्रोच होना। आप मैं कोडिंग में जो बात कहना चाह रही हूँ, उम्मीद है इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रही होंगी कि ये एज, बालिग एज में बच्चों को गलत सही का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। उन्हें सिर्फ क्या चाहिए होता है, जो दुनिया जिन आसाइशों से गुजर रही है, मुझे भी हर तरह की आसाइश मिले, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह है, उसे क्या पता ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल दे दूं, नेट आज हर घर में इस्तेमाल हो रहा है, ज़रूरत है हमारी, ज़रूरत है हमारी। अगर मैं बात करूं ये कोविड-19 की, तो इसने ये हर घर की क्या पूरे पाकिस्तान की ज़रूरत बना के रख दिया इसको। मोबाइल इस वक्त हर बच्चे की ज़रूरत है। अगर हम कहें कि जी नहीं, ये मेरे बच्चे की तरबियत में नाकिस किरदार अदा करेगा, मैंने इसे मोबाइल नहीं देना, मैंने इसे नेट नहीं देना, क्या हम माएँ तब ठीक कर रही हैं? वो भी गलत है, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। ये मेरे बच्चे की जो आगे प्रोग्रेस है उसको रोक देगा अगर मैं ये चीज़ें उसे प्रोवाइड नहीं करूँगी तो। हाँ, मेरा काम जो रियल में बनता है यहाँ पे, उसकी डिमांड, उसकी ज़रूरत की फैसिलिटीज़ उसे दूँ। अगर तो उसे असातिज़ा मुयस्सर थे, वो सुबह स्कूल आ रहा था, यहाँ से उसकी लर्निंग हो रही थी, वो घर बैठ के अपना काम कर रहा था, ये चीज़ें उसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब मजबूरी है, इस वक्त ये सारी चीज़ें उसकी ज़रूरत हैं। अगर ये उसे प्रोवाइड नहीं की जाएंगी तो उसकी लाइफ में, उसके एजुकेशनल जो सिस्टम है उसके अंदर जो खला आ जाएगा, उसे पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, यहाँ ज़रूरत ये बनती है कि मैंने उसे नेट प्रोवाइड कर दिया, मैंने उसे मोबाइल दे दिया, अब मेरा काम है देखना कि मेरा बच्चा इस पर कर क्या रहा है। मेरे बच्चे को ज़रूरत है लेक्चर देखना, क्या मेरे बच्चे ने आज अपने सारे लेक्चर देखे? मेरे बच्चे को ज़रूरत है इस पर टेस्ट देना, क्या मेरे बच्चे ने वो कर लिया? जब उसने अपने ज़रूरत के काम कर लिए, यानी हम माओं को कोई 2-3 घंटे उन्हें पास लेके बैठना चाहिए। ये ले बच्चा, नेट भी ऑन है, मोबाइल भी ऑन है, अब आप करें अपना काम, जैसे स्कूल का काम ख़त्म वो चीज़ें उसकी असेस से दूर कर दें। ज़रूरत इस चीज़ की है इस वक्त, और इस एज में स्पेशली। ये तो आज ये मसला है कोविड-19 का, इंशाल्लाह जो कि जल्द अज जल्द अल्लाह ने चाहा तो ख़त्म होगा, बच्चे वापस स्कूल में आएंगे, अपनी जो है रूटीन को बहाल करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उसके बाद भी ये एज ऐसी है जहाँ बच्चियों को स्पेशली कदम कदम माँ की ज़रूरत है। हर उनका उठता कदम उस पर माँ की नज़र होनी चाहिए। जितने अच्छे से आप अपनी औलाद को पढ़ सकते हैं, कोई नहीं पढ़ सकता। सो अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत अच्छी इनकी तरबियत हो, तो उसकी ज़रूरत है कि लाइफ के 2 स्टेजेस, एक स्टेज मैंने बोला अर्ली चाइल्डहुड, जहाँ हम माएँ हमेशा साथ होती हैं, लेकिन एक स्टेज ये जहाँ आके हमें लगता है कि हमारे बच्चों को अब शायद हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस एज में बचपन से भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस एज में आके माँ की बेटी को बचपन से भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो लिहाजा आप कोशिश करेंगे कि ये जो मैंने अभी आपसे शेयर किया कि ये बेसिक चीज़ें जो हम कहते हैं कि शायद इन बुराई है, हर जगह है, अच्छाई और बुराई हर जगह है, लेकिन उसका तयन करना, उसमें फ़र्क करना, उसमें से किस चीज़ को लेना है, किससे इग्नोर करना है, ये तमीज़ सिखाना, ये तरबियत करना, ये इस टाइम हम माओं का किरदार है। ये हम माओं की ज़िम्मेदारी है कि हम इसको किस तरीके से उसमें फ़र्क डिफ़ाइन कर दें। जब हम अपने बच्चे को इसका फ़र्क समझा देंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वही चीज़ें जो किसी दूसरे के बच्चे का शायद बिगाड़ की वजह बनी है, आपके बच्चे के बिगाड़ की वजह कभी नहीं बनेंगी, क्योंकि गलत चीज़ तब ही बिगाड़ की वजह बनती है जब उसमें फ़र्क नहीं कर पाता बच्चा। जब आप उसे फ़र्क टाइम टू टाइम समझाएंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका बच्चा जो है वो कभी भी परेशान नहीं होगा। अब हम माओं की ज़िम्मेदारी बनती क्या है? अल्लाह ताला ने जो है उम्मतों और मिल्लतों की तरबियत जो है उसको, यानी कुरान में अगर हम देखें तो उसको तज़किया नफ्स का नाम दिया गया है। अंबिया इकराम क्यों भेजे गए थे, क्यों ज़रूरत महसूस हुई, अल्लाह पाक ने जो है वो अपने ख़ास बंदों को दुनिया में भेजा? क्योंकि उस दौर के लोगों में बुराइयां पाई जाती थीं, उनके अंदर से उन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए अल्लाह पाक ने जो है वो अपने ख़ास बंदों को भेजा कि इनके नफ्स को पाक करें, इन्हें सही और गलत का फ़र्क बताएं। अज़ल से चलता आ रहा है ये सिलसिला, रोज़े अज़ल से गलत और सही की तमीज़ सिखानी पड़ती है, आती नहीं है, ठीक है।
तो हम वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को गलत और सही का फ़र्क अच्छे तरीके से समझाएं। और उसके बाद जो है बेटे की हमारी जो अल्लामा इब्न अल क़य्यम लिखते हैं कि अल्लाह तबारक ताला क़यामत के दिन बाप से बेटे की तलीम व तरबियत और इसकी हकूक़ की अदायगी के बारे में पहले सवाल करेगा। बेटे से बाप के हकूक़ की अदायगी का सवाल बाद में करेगा। क्या बताया उन्होंने कि पहले बाप से सवाल किया जाएगा, बाद में बेटे से पूछा जाएगा कि तूने बाप का हक अदा किया या नहीं किया, क्योंकि औलाद के वालिदैन पे कितने हकूक़ हैं अगर हमें पता चल जाए। हज़रत उमर फ़ारूक के पास एक आदमी अपने बेटे को लेके आया और बोला कि जनाब ये मेरा बच्चा जो है ना बड़ा ही नाफरमान है, मेरी बात ही नहीं सुनता, आप इसे थोड़ा समझाएं। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बेटे को मुखातब किया, पूछा कि आप बाप की बात क्यों नहीं सुनते। उन्होंने कहा उसमें मेरा क्या कसूर है, इन्होंने जो मेरे साथ ज़्यादतियाँ की हैं उसी का ये भुगतान कर रहे हैं। तो आपने फरमाया क्या ज़्यादती की। उसने कहा कि एक जाहिल अनपढ़ औरत को मेरी माँ बनाया जो दीनदार नहीं थी, वो मेरी माँ थी। मैं पैदा हुआ, जिस माँ को दीन नहीं पता, मुझे दीन की तमीज़ कहाँ से आनी थी। फिर इन्होंने मेरा नाम जाल रखा। नाम का बच्चे की शख्सियत पे कितना असर पड़ता है। उन्होंने कहा नाम ही जाहिल है तो मैं इल्म कहाँ से लेके आऊँ जिसके बदले में मैं इन्हें रिस्पॉन्स करूँ। ठीक है, फिर पैदा हुआ, जवान हो गया हूँ, कोई एक अच्छी बात ये मुझे बता दें जो इन्होंने मुझे सिखाई है जिससे मुझे पता चलता कि मेरे बाप के मेरे ऊपर हकूक़ क्या है। तो हज़रत उमर फ़ारूक पलटे उस आदमी की तरफ, इस बच्चे पे एक रत्ती बराबर भी जो है ना वो कर्ज़ नहीं है तेरा, बल्कि तू इसका कितना देनदार है ये सोच। और आज हम कल्चर देखें, हमारे घरों में क्या कल्चर बने हुए हैं। हम बेटों की शादियां करते हैं तो हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमने बहुएं कैसी लानी हैं, हम उनके अंदर किन चीज़ों को देखते हैं कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये बहू घर आएगी तो आगे नस्ल परवान चढ़ेगी। आज किसी माँ का ये बहुत कम माएँ हैं, बहुत कम। ऐसा नहीं है मैं कहूँ कि दुनिया में अच्छे लोगों की अगर कमी जिस दिन ख़त्म हुई उस दिन दुनिया ने ख़त्म हो जाना है। अच्छे लोग आज भी इस दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन हम माँओं की तरजीहात क्या होनी चाहिए, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। तो जब हम अपनी तरजीहात अच्छे से सेट करेंगे, अपने बच्चों की लाइफ में इन छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे, उसका कल इस पे असर पड़ना है, उसने उसी के अकॉर्डिंग जो है उसकी पर्सनैलिटी की परसेप्शन आनी है हमारे सामने। जब हम इन चीज़ों का ख्याल करेंगे तो फिर हमारे बच्चे भी जो हैं वो इंशाल्लाह वैसा ही रिस्पॉन्स करेंगे जैसा कि हम चाहते हैं वो करें। माँ के तरबियती किरदार के हवाला से एक छोटा सा वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। नेपोलियन के पास एक जो माँ है वो अपने बच्चे को लेके गई और बोला कि इस बच्चे की ना अच्छी तरबियत करें। नेपोलियन के पास अपने बच्चे को लेके गई और बोला कि इसकी जो है ना आप कुछ इससे ज़िंदगी गुजारने के अच्छे से गुर बताएं। तो नेपोलियन ने उससे पूछा कि इसकी उम्र कितनी है। उसने बोला 10 साल। तो नेपोलियन ने आगे से जवाब दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसने जो सीखना था वो सीख लिया, जो बनना था ये बन गया, अब मज़ीद इसकी शख्सियत में कुछ नया आंसर नहीं डाला जा सकता। उसके पीछे रीज़न क्या है। अब 10 सालों में हमें लगता है कि 10 साल में तो बड़ी मुश्किल से फीडर छुड़वा पाते हैं हम बच्चे का। जो आज की माएँ हैं हमें लगता है कि प्यार लाड ही इस बच्चे का बेहतरीन हल है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 5 साल के अंदर जिस बच्चे ने तरबियत नहीं सीखी, जिसकी तरबियत नहीं हुई, ज़िंदगी भर उस पर ज़ोर लगा लें उसकी तरबियत नहीं कर सकते आप। क्योंकि जो बचपन होता है ना, बचपन, ये जहन बिल्कुल जिसे कह लें कि प्लेन वाइट कपड़े पे एक बार दाग लग जाए, जितने मर्ज़ी अच्छे डिटर्जेंट से धो दें, उसके रेशों से आप उसके निशान नहीं निकाल सकते। सेम लाइक बच्चा है, पहले 5 साल में जो तरबियत आप माओं ने कर दी है, असातिज़ा उसमें 19-20 का फ़र्क डाल सकते हैं। अगर आप कहें कि उसको 100% चेंज कर लेंगे, वो नहीं कर सकते। तो ऐसे में हम क्या समझते हैं कि बच्चे की लाइफ की पहली दरसगाह कौन सी है? माँ की गोद। बच्चे की पहली दरसगाह कौन सी है? माँ की गोद। माँ एक मदरसा है। अगर आप इसे तैयार करते हैं, इसकी अच्छी तरबियत करते हैं, तो गोया एक अच्छी नस्ल तैयार करते हैं। जब हम माएँ अपनी इन
एसेट्स को गौर से नहीं देखेंगे, इन पे वर्क नहीं करेंगे, तो फिर हम कभी भी ये उम्मीद ना रखें कि कोई अदारा, कोई एक कामयाब इंसान, कोई एक परफेक्ट पर्सन जो है मेरे बच्चे की लाइफ में उसकी उंगली पकड़ेगा और उसे किसी मुकाम पे ले जाके खड़ा कर देगा। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं, जिस मुकाम पे आप अपने बच्चे को देखना चाहते हैं, वो सारे करैक्टरिस्टिक अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। हर वो चीज़ प्रैक्टिकली आपके बच्चे को आप में नज़र आए। जब उसे आप में नज़र आना शुरू हो जाएंगी, 5 सालों में उसकी वो आदत पुख्ता हो जाएंगी आपकी गोद में, तो फिर जो है वो ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह कामयाब होगा। शायर इस बात को बड़े अच्छे अंदाज में लिखता है कि आसाइशों की गोद में हासिल नहीं हुआ, पाया था जो सुकून माँ की गोद में। हमें आज क्या लगता है, हमें आज क्या लगता है कि कोई 4000 वाला सूट मेरा बच्चा पहने, कोई 2-2.5 हज़ार वाला जूता पहना हो, कोई 500 वाली वॉच उसने पहनी हो और बाल ज़रा ठीक ठाक रखे हों, चलते देख के उसको वाह बड़ा प्यारा बच्चा है, ये माँ की सही मायनों में तारीफ़ है। तब मैं सही माँ होने का हक़ अदा कर रही हूँ। मैं समझती हूँ कि बच्चे की तरबियत में इन आसाइशों का कोई रोल नहीं है। याद भी नहीं रहनी आपके बच्चे को, याद भी नहीं रहनी उसे कि आपने उसको बचपन में क्या क्या दिया था। उसे अगर याद रहना है तो सिर्फ़ आपका दिया हुआ वक्त, बाकी हर चीज़ उसने भूल जानी है। क्योंकि जैसे जैसे उसने बड़ा होना है उसने हर चीज़ भूल जानी है कि मेरी माँ मुझे बचपन में कितने हज़ार वाला सूट डालती थी, मुझे किस किस KFC से बर्गर खिलाती थी, मुझे कहाँ ले जाके मैकडॉनल्ड में आइसक्रीम खिलाती थी। उसे कुछ याद नहीं रहना। उसे याद रहना है जब जब वो तकलीफ़ में था तब तब उसकी माँ उसके साथ खड़ी थी। और फिर आप देखेंगे कि जब वो बच्चा बड़ा होगा, आपके ऊपर आने वाली हर तकलीफ़ के सामने आप उसे खड़ा देखेंगे। कभी भी नहीं ऐसा पॉसिबल होता। दुनिया मकफ़ात अमल है। हमारा बींगा मुस्लिम इस चीज़ पे हमारा ईमान है, हमने जो बोना है उसे काटना ही काटना है। आज हमारे बच्चे को ज़रूरत होती है हमारी, हम साथ नहीं हैं। हमें लगता है कि रोटी कपड़ा मकान यही ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात है, इनके पीछे माँ भी दौड़ रही है, बाप भी दौड़ रहे हैं। अब बच्चा बेचारा स्कूल से थका हारा घर जाता है, उसे सामने माँ नहीं दिखती। खाना पका पड़ा है लेकिन उस खाने पके पड़े में वो तासीर नहीं है। वो बेशक आपने कौरमा भी क्यों नहीं बना के रखा, अगर वो थका हारा घर पहुंचा है और आप सब्ज़ मिर्च के साथ निवाला ले के सामने खड़ी हैं, तो तासीर आपके प्यार की उस तक पहुंचनी है, कौरमे की नहीं पहुंचनी। कौरमे का टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर ज़ुबान पे रह सकता है, लेकिन माँ की ममता, माँ का प्यार जो है ना, वो सारी ज़िंदगी उसकी रगों में सरायत कर जाना है। जब वो उसकी रगों में पहुँचना है तो फिर ज़िंदगी में कैसी भी स्टेज आ जाए, कितनी भी मुश्किल्स आ जाएं, कितनी भी हर्डल्स आ जाएं, आपके बच्चे की प्रायोरिटी आप माँ से कभी भी अलग नहीं हो सकती। वो हमेशा कोशिश करेगा कि मेरी माँ ने मेरे लिए एक एक टाइम, एक एक लम्हा किस तरीके से गुजारा है, तो मैं भी अपनी माँ के लिए उतना ही अच्छे से अच्छा करूँ। हम माँओं का बेसिकली आज हम बहुएँ हैं तो हमारी सासों के पास एक होता है जुमला कि जदों दी नौ आई पुत्र बदल गया। ऐसी है, अभी हम बहुएँ हैं, सुनती हैं ये, कल हमने जब सास बनना है ना तो ये बोलना भी है, क्योंकि उनकी सास ने उन्हें भी सुनाया है। उन्होंने खुद पे नहीं सवाल उठाया कि मेरी तरबियत में कहाँ फ़र्क रह गया कि आज मेरे बेटे ने जो है वो 1.5 साल के रिश्ते को या 6 दिन के रिश्ते को अहमियत दे दी, मेरा उम्र भर का साथ भूल गया। वो अपनी तरबियत पे उंगली ना कल किसी माँ ने उठाई ना आज किसी ने उठानी है। आज हम सुनते हैं बहू घर आई बेटा बदल गया, कल हम सुनाएंगे कि ये सारी बातें जो मेरी बहू कह रही है ना वही हो रहा है। क्यों बहू की ज़ुबान में ज़्यादा तासीर है, आपकी ज़ुबान में तासीर क्यों नहीं है? उसके पीछे बेसिक रीज़न ये है क्योंकि जब जब मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत थी, स्कूल आते हैं बच्चे नॉर्मली, ठीक है, सुबह असम्बली में जब खड़े होते हैं, अब 2 बच्चे आए हैं स्कूल तैयार होकर घर से, भेजा तो माँ नहीं है, एक बच्चे को असम्बली में प्रोमिनेंट करके मैडम वहाँ अप्रिसिएशन कर रही है, एक बच्चे को पूरे महीने में एक दिन भी किसी टीचर ने बुला के थपकी नहीं दी कि बेटा आप तैयार होके आए हो। आप क्या समझते हैं कि दोनों में से किसके जहन में माँ के लिए प्यार परवान चढ़ रहा है? किसके जहन में चढ़ रहा है? जिसे रोज़ शाबाश मिल रही है या जिसे महीनों कोई बुलाना पसंद नहीं कर रहा? भेज तो दोनों को मार रही है, क्योंकि वो छोटा है, वो कुछ कह नहीं सकता, आपको बता नहीं सकता, वो फ़र्क नहीं कर सकता। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें जब उसके सामने आती हैं उसे पता चलना शुरू हो जाता है, यहाँ मेरी गलती कहाँ थी, ये कपड़े धोना मेरी माँ का काम था,
मुझे डेली नहला धुला के भेजना मेरी माँ का काम था, मुझे टाइम पे नाश्ता करवाना मेरी माँ का काम था, मैं घर पहुँचूँ मेरे लंच का ख्याल करना मेरी माँ का काम था, मुझे प्रॉपर डिनर करवाना मेरी माँ का काम था। शू पॉलिश नहीं है तो छोटे बच्चे का कसूर नहीं है, माँ का कसूर है जिसने उसे स्कूल भेजा है। लेकिन हम माएँ मसरूफ़ हैं, ज़िंदगी में बहुत सारे करने वाले काम हैं। हमें लगता है कि 4000 वाले शूज़ ज़्यादा वैल्यू करते हैं बनिस्बत इसके कि 500 वाले शूज़ डेली पॉलिश करके माँ लेके खड़ी हो, तैयार करे, बच्चे के बालों में तेल लगाए, आंखों को सुरमा लगाए, उसे भेजे, उसे बताए कि हाँ मेरा बेटा आज क्या करने जा रहा है। मैं अभी की सिर्फ बात कर दूँ, अगर इन्हीं डेज़ की बात करूँ तो हम में से कितनी माएँ हैं जिन्होंने ये सोचा हो कि चले मैं 4 दिन भूखी रह लूँगी, लेकिन मेरे बच्चे का इस वक्त सारा तालीमी मैटर नेट पे है, मैं अपने उन पैसों का अपने बच्चे को पैकेज लगवा के दूँ। कितनी माएँ हम में से ये कर रही हैं कि हमने अपनी आसाइश कुर्बान कर दी। है कोई ऐसी माँ जिसके बच्चे ने देखा हो कि आज ये चीज़ मेरी माँ के लिए बहुत ज़रूरी थी, लेकिन इसको पीछे छोड़ के मेरी माँ ने मेरी चीज़ को वैल्यू दी है, मेरी लाइफ में जिस चीज़ ने रोल प्ले करना है मेरी माँ उस पर सेक्रीफाइस कर रही है। जब वो अपनी आंखों से उन चीज़ों को देखेगा तो आपको क्या लगता है कि कल वो आपके लिए उसके जज्बात चेंज हो जाएंगे? होंगे चेंज। आप तकलीफ़ में बैठे होंगे तो क्या वो बच्चा चैन से सो पाएगा? कभी भी नहीं, क्योंकि उसने देखा है आपको, आपने उसकी लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़िंदगी के मुश्किल से मुश्किल मरहले से आप कैसे लड़ी हैं, और ये माँ कर सकती है। अल्लाह पाक ने क्यों माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी? हम सब के क्या मकाम दिया है रब ने, जन्नत उठा के हमारे पाँव के नीचे रख दी। उस बच्चे की उस जन्नत तक पहुँचने का सिर्फ वाहिद रास्ता यही नहीं है, या यूँ हम आए प्राउड फील करें कि जन्नत तो मेरे ही पाँव के नीचे है ना, अगर तू मेरी खिदमत नहीं करेगा या मैं तुझे दुआ नहीं दूंगी तो तुझे जन्नत नहीं मिलेगी। वो जन्नत भी हमारे कुछ अमलों के साथ ही पैरों के नीचे रहनी है। जब हमारे अमल वैसे नहीं ना होने तो खाली कह देने से जन्नत पाँव के नीचे नहीं आ जाती। जब सही मायनों में हमारे सेक्रीफाइस वैसे हो जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि हमारे बच्चे भी वैसे ही इंशाल्लाह हमें परफॉर्म करेंगे। तो अभी हम लोग अभी प्रैक्टिकली देख रहे थे, मेरी बच्ची इस वक्त जो है BS ऑनर ज़ूलॉजी कर रही है, ठीक है। बेटा मेरा इस वक्त एस्पायर कॉलेज में सेकेंड ईयर में है, प्री इंजीनियरिंग कर रहा है। जैसे ही गवर्नमेंट का नोटिस आया कि आपके जो क्लासेस हैं प्रमोट हो गई हैं, मैंने नेक्स्ट डे वहाँ स्कूल में उनको कॉल की। मैंने उनसे पहली बात जो पूछी कि बच्चे की क्लास प्रमोट हो गई है, इसकी फ़ीस कब सबमिट होनी है। उन्होंने मुझे बोला मैडम आपको कॉल कर देंगे, यानी आपको हम बता देंगे। कोई उन्होंने 2-2.5 हफ्ते के बाद बुलाया बच्चे को, उसकी फ़ी क्लियर हुई। क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी मेरे बच्चे की, ठीक है। अब वो चूँकि हर गुजरते दिन मुझे टेंशन हो रही थी कि मेरा बच्चा क्लास नहीं ले पा रहा, क्योंकि जब फ़ीस सबमिट होनी थी उसका पोर्टल उसको मिलना था, पोर्टल ID मिलनी थी। अब फ़ीस सबमिट नहीं हो रही, मुझे टेंशन हो रही है। मैंने कोई 10 कॉल्स की उन्हें, मैंने कहा भाई मेरे तो बच्चे की पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, ये बच्चा काम नहीं कर पा रहा, आप एटलीस्ट इसे कोई दूसरा रिसोर्स दें। उन्होंने कहा मैडम अभी हमने सारी चीज़ें हैंग कर दी हैं, इंशाल्लाह जैसे ही सारे बच्चों की पोर्टल ID डिलीवर होंगी हम इनको जो है वो उस वक़्त करेंगे, इनके सारे लेक्चर स्टार्ट करेंगे। कोई 1.5 वीक के बाद उनके पोर्टल ID सारे बच्चों को डिलीवर हुई, उन्होंने अपनी स्टडी का सिलसिला स्टार्ट किया। हम रिलैक्स हुए कि हमारे बच्चों की स्टडी का हर्ज नहीं हो रहा। कोविड-19 हमारे घर में भी था। बच्ची मेरी BS ऑनर ज़ूलॉजी की क्लासेस ले रही है, उसकी डेली जूम पे क्लास चल रही है। मैंने 10 दिन क्लास बच्ची की देखी है, मुझे फ़ीस की कॉल नहीं आई। मैंने 11वें दिन खुद कॉल की है और अपने हस्बैंड को बोला है कि इसकी फ़ीस सबमिट करवा के आएँ, क्योंकि मुझे लगा है कि मेरे बच्चे की लाइफ में इन दिनों कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी इसकी तालीम है। और जो लोग उसके लिए इतनी सारी एफ़र्ट कर रहे हैं कि जब मैं डर के घर बैठी हुई हूँ कि ना भाई बाहर के हालात ठीक नहीं हैं, उस वक़्त मेरे बच्चे के असातिज़ा वहाँ बैठ के इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो ये उसका राइट बनता है। ये जाके उनको जमा करवा के आई। मैं जब गई हूँ जमा करवाने तो वो मुझे हंसे हैं कि मैडम अभी ये जो BS ऑनर ज़ूलॉजी की फ़ी है वो नेक्स्ट मंथ सबमिट होनी है। मैंने उन्हें अप्रिशिएट किया और खुशी से उन्हें बोला कि कोई बात नहीं, अगले हफ्ते भी होनी है, आप अभी कर लें।
मैं इस चीज़ को बीइंग अ मदर मैं आपको चल के अप्रिशिएट करने आई हूँ कि आप लोग जो कर रहे हैं रियल में इस वक्त बच्चों को इसकी बड़ी ज़रूरत है। हम में से कितनी माएँ इधर आई इन लोगों से पूछने, ये मुझे लग रहा है कोई 4 महीने से खप रहे हैं। इन्होंने बहुत सारा काम, टीचर्स बेचारियाँ घर खपी, इन्होंने ढेरों ढेर लेक्चर्स बनाए। मैडम हमारी रोज़ यहाँ बैठी होती हैं, ये IT के लोग हमारे डेली इतना सारा काम कर रहे होते हैं। हम में से कितनी मदर को एहसास हुआ, फ़ीस तो साइड की बात है, फ़ीस साइड की बात है, कितनों ने इस चीज़ को फील किया कि मेरे बच्चे का आज का लेक्चर मिस हो गया। किसी ने महसूस किया मेरी बच्ची 9th-10th क्लास की बच्ची है, ज़िंदगी में आप कुछ भी कर जाएं, PhD भी कर जाएं, PhD के बाद भी जब कहीं किसी जगह पे जाते हैं तो सबसे पहले मैट्रिक की संद मांगते हैं आपसे, मैट्रिक में कितने मार्क्स थे। PhD करने के बाद भी मैट्रिक की संद की ये वैल्यू है। और आप लोगों के बच्चे 9th-10th में हैं, हमने इस चीज़ की ज़रूरत को समझा? क्या हमने वहाँ अपने बच्चों को, बच्चे तो बच्चे हैं ना, वो तो सोचेंगे चलो सुकून है तो सुकून रहना चाहिए। बीइंग अ मदर ये मेरा काम बनता था कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे को इस वक्त इसकी तालीम का हर्ज हो रहा है, मैं तो आके इनके गले पे अंगूठा रखूं? मेरा भी बच्चा यहाँ पे पढ़ता है, मैं खुद मैम सुमेरा को आके बोलती हूँ आज ये वाला लेक्चर मिस हो गया, ये आना चाहिए था, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं पढ़ा भी सकती हूँ घर में, उसके बावजूद मैंने इन पे अपना प्रेशर बना के रखा, नहीं जी हमें तो ये चीज़ें चाहिए, आप प्रोवाइड करें। इसी तरीके से आप लोगों को भी अपने बच्चों की लाइफ में बीइंग अ मदर ये रोल प्ले करना ज़रूरी है। आप आएँ इनके पास, इनसे पूछें, इन्हें बोलें कि आज के दौर में ये मेरे बच्चे की ज़रूरत है भाई, ये काम आज का मिस क्यों हुआ। और जहाँ तक रही फ़ीस की बात, अगर ये बात पूछने आए मैडम सुमेरा आपसे फ़ीस का पूछे तो उसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ, मैं उस बच्चे की फ़ीस भर दूँगी। जिसको स्टडी का पूछने आए मैडम सुमेरा फ़ीस पूछे। ज़्यादा टेंशन यही होती है ना, हम जाएंगे स्टडी का पूछने, हमसे आगे फ़ीस का पूछेंगे। मैं अगला भी आपको रिसोर्स दे रही हूँ, जिस दिन जो पेरेंट्स स्टडी का पूछने आएंगे हमारी मैडम उससे फ़ीस का नहीं पूछेंगी, वो उस मैटर को अलग डील करेंगे, लेकिन स्टडी मैटर को प्रायोरिटी बेस पे डील करेंगे। उसकी बेसिक रीज़न क्या है कि 9th-10th वो लेवल है बच्चे की लाइफ का जो अगर अच्छे तरीके से अप्रोच नहीं करते, हम उस पर अपना टाइम अच्छे तरीके से नहीं देते, अपने बच्चों की स्टडी को प्रॉपर नहीं करते, तो स्कूल 2 महीने बाद खुलें तो 4 महीनों में 12 महीनों वाली कमी नहीं पूरी कर सकते। दिन रात भी जगा लें बच्चे को, तब भी उसका वो वाला हर्ज कंप्लीट नहीं हो सकता। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे लोग अच्छे तरीके से अपने बच्चों को देखेंगे, उनकी स्टडी को देखेंगे, और जहाँ कहीं किसी किस्म की मिसिंग कोई आ रही होगी उसको आप लोग जो है वो स्कूल इंतज़ामिया के साथ आके डिस्कस करेंगे। बच्चे फिर भी उठ के एक आधी नमाज़ पढ़ लेते हैं, हम नहीं उठते, कोई नमाज़ उनके सामने नहीं पढ़ रहे होते। सोच ये होती है ये नमाजी बन जाए। पंक्चुअलिटी, बड़ों का अदब एहतराम, छोटों से प्यार, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स जो उनकी ज़ात का हिस्सा हम कहते हैं कि बने, कहने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकली उनके सामने करें। बड़ों को इज़्ज़त दें, छोटों से प्यार करें। आप जितने अच्छे अल्फाज से दूसरों को मुखातब करेंगे आपके बच्चे का तर्ज़ अमल वही बन जाएगा। मैं उम्मीद करूँगी कि लास्ट पे आप सब लोग इसको अच्छे तरीके से इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने बच्चों की लाइफ में बीइंग अ पेरेंट्स जो आपकी ड्यूटी बनती है उसको अच्छे से फुलफ़िल करेंगे। और जब आप अपनी उस ड्यूटी को अच्छे से फुलफ़िल करेंगे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कल आप माओं को ज़माना याद करेगा कि वाकई में ये किसी बच्चे की माँ ने इसकी तरबियत की हुई है और आज ये बच्चा सोसाइटी को सर्व कर रहा है। पहले मैंने बोल दिया कि हमारी तरबियत का जो मकसद महदूद हो गया है उसे थोड़ा लामहदूद कर दे। कोई जो बच्चे दुनिया में मकाम पैदा करते हैं उनको कोई सिरखाब के पर नहीं लगे हुए। आखिरी शेर के साथ इजाज़त चाहूँगी। तहज़ीब सिखाती है जीने का सलीका। क्या करती है जी? तहज़ीब सिखाती है जीने का सलीका। इल्म से जाहिल की जहालत नहीं जाती। थैंक यू।